हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटोरियल। तो ये पहला प्रोजेक्ट बेस्ड ट्यूटोरियल होगा जहाँ पर हम लोग ये जो वेबसाइट आप अपने सामने देख रहे हैं इसे फ्रॉम स्क्रैच से क्रिएट करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक अट्रैक्टिव हेडर है, यहाँ पर कुछ कंटेंट है और यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स है, एक बटन है और यहाँ पर 3 अलग अलग कॉलम्स है। तो यहाँ पर हमने बूटस्ट्रैप या कोई इस तरीके से फ्रेमवर्क नहीं यूज़ किया है, इसे सिंपली प्लेन HTML और CSS यूज़ करके हम लोग इसे क्रिएट करेंगे। ऑलराइट, ये हम लोग फ्रॉम स्क्रैच से क्रिएट करेंगे, इसलिए एक बिगिनर ट्यूटोरियल है। यहाँ पर अभी मैं HTML से प्रोजेक्ट है, यहाँ पर मैं एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ, इसका नाम मैं देता हूँ index.html। और यहाँ पर मैं एक डमी HTML5 बॉयलर प्लेट टेक्स्ट यहाँ डाल देता हूँ जो एक बेसिक HTML टैग्स है। मैं यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट करता हूँ custom.css, और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इसको फाइल को मैं custom.css से लिंक करने के लिए मैं यहाँ पर एक लिंक टैग क्रिएट करूँगा। आप यहाँ देख सकते हैं लिंक टैग है और इसका स्टाइल शीट है, जबकि इसकी ज़रूरत है नहीं, लेकिन आप चाहे तो इसे रख सकते हैं। और href में मुझे लिंक देना होगा इस custom.css को, तो वो मैं सिंपली यहाँ लिखता हूँ custom.css। ऑलराइट, अभी ये HTML फाइल ये CSS फाइल लिंक अप एक दूसरे से। ऑलराइट, तो उसे टेस्ट करने के लिए मैं सिंपली से राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ। तो अब वो ओपन है, तो मैं यहाँ पर custom.css में मैं बॉडी टैग में इसे मैं बैकग्राउंड राइट दे देता हूँ और इसे मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर आकर रीलोड, तो आप देख सकते हैं वो अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब है कि ये लिंक है। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अभी यहाँ पर सबसे पहले मैं मार्कअप बनाता हूँ, उसके बाद मैं अलग अलग स्टाइल शीट्स इधर अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हेडर सेक्शन है, उसमें एक h1 टैग है और यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग है और यहाँ पर एक फॉर्म है। तो चलो सबसे पहले उसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सेक्शन क्रिएट करता हूँ। ऑलराइट, और सेक्शन का नाम मैं दे देता हूँ, क्लास में देता हूँ इसे हीरो इमेज। ऑलराइट, और इसके अंदर जो है मैं यहाँ पर एक और क्लास क्रिएट करूँगा हीरो रैपर, जब आगे हमें देखेंगे कि इसका यूज़ क्या है। और यहाँ पर मैं एक h1 टैग क्रिएट करता हूँ जिसका मैं अंदर कंटेंट जो है ये सेम डाल देता हूँ, फूड यू लव, और इसे कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग में मैं कुछ डमी टेक्स्ट डालता हूँ। ऑलराइट, जो कि यहाँ अवेलेबल है। और यहाँ पर एक फॉर्म है, फॉर्म में एक इनपुट बॉक्स है और एक बटन है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर हीरो रैपर के अंदर मैं एक फॉर्म टैग क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर एक इनपुट टेक्स्ट क्रिएट करता हूँ। ऑलराइट, एक इनपुट बॉक्स है जो इसका टाइप है टेक्स्ट, और मैं यहाँ पर एक बटन क्रिएट करता हूँ और इस बटन का टाइप मैं देता हूँ सबमिट। और यहाँ पर कंटेंट में लिखता हूँ फाइंड फूड, क्या वही कंटेंट है या फाइंड फूड, और इसका प्लेस होल्डर है एंटर योर पोस्ट कोड। तो इस इनपुट बॉक्स का मैं यहाँ पर दे देता हूँ प्लेस होल्डर एंटर योर पोस्ट कोड और इसे सेव करता हूँ। राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र, तो हम देख सकते हैं कि बेसिक मार्कअप यहाँ पर रेडी है। चलो अभी इस पर कुछ CSS अप्लाई करते हैं। तो मैं अपने फाइनल प्रोजेक्ट है यहाँ पर से मैं कुछ इमेजेस बोरो कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पर custom.css में मैं यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट में मैं HTML और CSS को साइड बाय साइड देख सकता हूँ। तो उसके लिए मैं व्यू में लेआउट कॉलम 2 और CSS को यहाँ डाल देता हूँ और HTML यहाँ ओपन करता हूँ ताकि मैं HTML और CSS साइड बाय साइड यहाँ पर देख सकूँ। तो इस हीरो इमेज क्लास को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। ऑलराइट, और मैं इसे देता हूँ बैकग्राउंड इमेज में URL में मैं हीरो इमेज दे देता हूँ। ये हीरो इमेज अगर मैं ओपन करूँगा तो आप देख सकते हैं वो बैकग्राउंड इमेज जो वहाँ है वो ये इमेज है। तो मैं इसे यहाँ इसे दे देता हूँ और इसे सेव करता हूँ और मैं इसका हाइट जो है 100 VH दे देता हूँ। अगर VH आपको नहीं मालूम है तो VH का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट,
जो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो है एक व्यू पोर्ट हाइट, तो इस पूरे को सेक्शन को वो ऑक्यूपाई करेगा, राइट। और मैं इसे सेव करके यहाँ रिलोड करता हूँ, देखते हैं वो कैसा है। ऑलराइट, तो आप यहाँ देख सकते हैं वो सेक्शन इतना पूरा कवर कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम वो ये है, वो ये कि देख सकते हैं बैकग्राउंड इमेज रिपीटेटिव हो रहा है, और तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर इसे यहाँ पर नो रिपीट दे देता हूँ। ऑलराइट, और बैकग्राउंड साइज़ जो है मैं कवर दे देता हूँ। बैकग्राउंड साइज कवर प्रॉपर्टी जो है मेक श्योर करता है कि आपका जो है पूरा सेक्शन जो है कवर्ड रहे, मतलब कि बैकग्राउंड इमेज सारी चीज़ों को ऑक्यूपाई करे। और मैं इसे रिलोड करूँगा तो आप देख सकते हैं वो पूरा इमेज यहाँ पर ऑक्यूपाई कर रहा है और वो रिपीट नहीं हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर मैं हर एक प्रोजेक्ट में मैं नॉर्मलाइज और CSS यूज़ करता हूँ। तो नॉर्मलाइज और CSS जो है एक बाय डिफ़ॉल्ट हर एक ब्राउज़र का कोई ना कोई स्टाइल शीट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल है फॉर्म का, ये यूनिक नहीं होता है, हर एक ब्राउज़र में अलग अलग होता है। तो उसको कंसिस्टेंट रखने के लिए हम लोग नॉर्मलाइज और CSS यूज़ करेंगे। सो इसे मैं यहाँ पर मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ, उसका नाम है normalize.css, और यहाँ पर मैं उसे पेस्ट करता हूँ। अभी ऑफकोर्स ये अपने प्रोजेक्ट में लाने के लिए मैं इस लिंक टैग को डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पर मैं नॉर्मलाइज और CSS को इंक्लूड करूँगा और इसे क्लिक और इसे सेव करके मैं यहाँ पर रिलोड करूँगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कुछ माइनर चेंजेस आपको दिखेंगी, लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये हुआ है कि अगर आप इसको किसी भी ब्राउज़र में ओपन करोगे तो आपको ये बिल्कुल सेम ऐसे ही दिखाई देगा। तो ये कंसिस्टेंट रखता है बाय डिफ़ॉल्ट जो भी CSS अप्लाई होते हैं इसमें। ऑलराइट, सो अभी इसे सबसे पहले मुझे इसे सेंटर करना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऊपर स्पेस भी आ रहा है। मैं इस हीरो रैपर जो ये पूरा सेक्शन है इसे मैं कॉपी करता हूँ और custom.css में यहाँ पर मैं इसे यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं इसे कलर दे देता हूँ वाइट और मैं इसे दूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट, क्योंकि अभी मुझे इतने पूरे सेक्शन को सेंटर्ड करना है। कहाँ सेंटर करना है मुझे? इस हीरो इमेज सेक्शन के अंदर। ऑलराइट, तो सेंटर करने के लिए ये टेक्निक है कि हमें इस पूरे सेक्शन को एब्सोल्यूट बनाना होगा और इस सेक्शन को मुझे रिलेटिव बना करके उसे सेंटर्ड करना होगा उस बीच में। तो उसके लिए मैं हीरो इमेज को अब पोजीशन रिलेटिव देता हूँ और हीरो रैपर को पोजीशन एब्सोल्यूट और टॉप 50%, लेफ़्ट 50% और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट दे देता हूँ -50% और यहाँ -50%। और ये ट्रांसलेट इसलिए ताकि वो अपने साइज हाइट और विड्थ को कंसिडर कर सके। मैं इसे पहले यहाँ कमेंट आउट करता हूँ और इसे सेव करता हूँ और यहाँ पर आके मैं रिलोड करूँगा तो अब देखोगे कि वो अपने आप में सेंटर नहीं हो रहा। वो इसलिए क्योंकि ये टॉप 50% और लेफ़्ट 50% तो है, पर वो अपने हाइट को, माने ये हाइट को और अपने विड्थ को कंसिडर नहीं करता है। ऑलराइट, तो वो सॉल्व करने के लिए हम लोग ये प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं ताकि वो अपने हाइट और विड्थ को कंसिडर कर सके। और इसे मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर रीलोड, तो अब देखोगे कि अब वो एग्जैक्टली सेंटर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट थोड़ा सा अगली है, तो इसे अच्छा फ़ॉन्ट डालने के लिए मैं गूगल फ़ॉन्ट्स यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग गूगल फ़ॉन्ट पे जाते हैं। यहाँ पर आप कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मोन्सेरात सेलेक्ट करता हूँ जो मेरा फेवरेट फ़ॉन्ट है। और इसे क्लिक करने पर मैं यहाँ पर इसे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर लिंक टैग देगा ताकि जिससे CSS यहाँ पर अप्लाई हो सके इस फाइल में। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और अपने HTML डॉक्यूमेंट में मैं यहाँ पर ऊपर फ़ॉन्ट के पहले यहाँ पर इसे पेस्ट कर लेता हूँ। और इसे अलग जगह अप्लाई करने के लिए मुझे इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा, फ़ॉन्ट फैमिली CSS प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है CSS में custom.css में बॉडी टैग को सेलेक्ट करता हूँ और इसे वो अप्लाई कर देता हूँ।
और हाँ, यहाँ पर लिंक टैग जो है कस्टम डॉट CSS जो है नीचे होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर ये इसमें जो कोड है वो ओवरराइड करना चाहिए हर एक कोड को नॉर्मलाइज, और यहाँ से जो भी कोड आ रहा है उसको कस्टम डॉट CSS ओवरराइड करना चाहिए, इसलिए मैं उसे नीचे रखूँगा। जो नीचे होगा उसका स्पेसिफिसिटी, मतलब कि जो भी कोड कस्टम डॉट CSS में और नॉर्मल CSS में कोलाइड हो रहे हैं तो कस्टम डॉट CSS में जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई हो जाएगा। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो भी आपका कोड है वो सबसे नीचे रहे। और इसे मैं सेव करके यहाँ पर रिलोड करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इमीडिएटली आपको चेंजेस यहाँ दिखाई देगा और फॉन्ट इसे यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। कुछ चेंजेस की यहाँ पर ज़रूरत है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो हीरो रैपर H1 टैग सेलेक्ट करता हूँ, वैसे मैं फॉन्ट साइज़ दे देता हूँ 1.44 rem, और मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे देता हूँ इसे, ताकि वो सेंटर्ड में दिखाई दे। वैसे आके यहाँ पर रिलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो टेक्स्ट एग्जैक्टली यहाँ सेंटर दिखाई दे रहा है, पर उसका साइज़ काफ़ी छोटा है। तो मैं उसको यहाँ बम्प अप 2.4 m करता हूँ और इसे यहाँ पर आके रिलोड करता हूँ तो अब गुड, अभी यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अभी हमें इसे फॉर्म को यहाँ पर स्टाइल करना होगा। तो फाइनल प्रोजेक्ट में आप देखेंगे कि इनपुट अपने ऊपर दिखाई दे रहा है और अलग इस तरीके से हमें इसे दिखाना होगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर डिलीट कट कर देता हूँ। तो यहाँ पर इस इनपुट बॉक्स को सेलेक्ट करना होगा मुझे। तो मैं यहाँ पर इसे एक क्लास दे देता हूँ मैं, पोस्ट कोड, राइट, और इसे मैं कट करके यहाँ पर इसको क्लास दे देता हूँ मैं फॉर्म अंडरस्कोर कोड, राइट। इसे मैं फॉर्म अंडरस्कोर क्लास दिया है और इसे मैंने पोस्ट अंडरस्कोर कोड क्लास दिया है। तो इस फॉर्म अंडरस्कोर कोड को मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर आकर के इसे फॉर्म कोड के अंदर मैं पोस्ट कोड को सेलेक्ट करता हूँ। पोस्ट कोड यानी कि वो इनपुट बॉक्स है, उसे मैं डिस्प्ले ब्लॉक दे देता हूँ, और राइट, और विथ जो है 80%, मार्जिन लेफ़्ट ऑटो और मार्जिन राइट ऑटो, और इसे मैं सेव करता हूँ। ये मार्जिन राइट ऑटो, मार्जिन लेफ़्ट ऑटो इसलिए ताकि वो पूरा एलिमेंट जो है सेंटर्ड हो सके। तो अभी मैं यहाँ पर आके इसे रिलोड करूँगा तो आप देखोगे कि वो पूरा 80% ऑक्यूपाई कर रहा है और अपने आप में अपने पूरे सेंटर्ड हो चुका है। तो इसे कुछ यहाँ पर मैं बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ इसे, ताकि वो 2 rem, ताकि वो कर्व दिखाई दे, और इसे मैं पैडिंग दे देता हूँ 0.3 rem, और इसे सेव करके यहाँ पर मैं रिलोड करता हूँ। गुड, तो उस तरीके से दिखाई दे रहा है। मैं इसको और बम्प अप करता हूँ, 6 कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसे बॉर्डर दे देता हूँ नन, राइट, और यहाँ पर इसे रिलोड। तो आप देख सकते हैं कि वो बॉर्डर भी अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मैं उस पर होवर करूँगा तो आप देखोगे कि ये इधर ब्लू लाइन दिखाई देगा, तो वो आउटलाइन है एक्चुअली। तो उसे सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर आउटलाइन नन दे दूँगा और यहाँ पर आकर रिलोड करूँगा तो आप देखोगे कि अभी वो ब्लू लाइन नहीं दिखाई देगा। अब इस बटन को मुझे स्टाइल करना है, तो इस बटन को स्टाइल करने के लिए मैं फॉर्म कोड बटन सेलेक्ट करूँगा, बिकॉज वो एक लौता एक ही बटन है उसके अंदर। तो मैं अभी उस एक ही बटन है उसके अंदर, तो इसलिए वो उसे अप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसे दे देता हूँ विद, मैं 40% दे देता हूँ, और मार्जिन लेफ़्ट ऑटो, मार्जिन राइट ऑटो, ताकि वो सेंटर्ड हो सके, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ताकि वो अंदर का कंटेंट वो सेंटर हो सके। और मैं इसे रिलोड करूँगा तो आप देखोगे कि वो भी सेंटर नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज बटन बाय डिफ़ॉल्ट इनर लेवल एलिमेंट होता है। तो मैं उसे ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाता हूँ, डिस्प्ले ब्लॉक दे करके या डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दे करके, राइट। दोनों में से हम कोई भी प्रॉपर्टी उसे दे सकते हैं। और इसे देने के बाद मैं इसे रिलोड करूँगा। तो उसे सेंटर करने के लिए मैं
यहाँ पर फॉर्म कोड, पूरे फॉर्म को सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसे प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ताकि वो सेंटर्ड हो सके। और इसे सेव करने के बाद मैं यहाँ पर इसे रिलोड करूँगा तो अब देखोगे कि वो सेंटर्ड हो चुका है। यहाँ पर मुझे लेट्स सी, सो यहाँ पर अभी मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, राइट। और इसे मैं यहाँ पर आके रिलोड करूँगा तो अब देखोगे वो कलर अभी से अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इसे अभी कलर वाइट दे देता हूँ, पैडिंग 0.3 रैम, सेव करके मैं यहाँ से रिलोड करता हूँ। ओके ग्रेट। अभी इसे बॉर्डर को मुझे रिमूव करना होगा और इसे बॉर्डर रेडियस देना होगा। सो मैं यहाँ पर इसको मैं बॉर्डर नन, बॉर्डर रेडियस 0.3 रैम। ओके, अब मैं इसे सेव करके यहाँ पर रिलोड करता हूँ तो वो बॉर्डर भी डिसअपियर हो चुका है और बॉर्डर रेडियस इस तरीके दिखाई दे रहा है, इसलिए थोड़ा सा कवी है। तो मैं इसका पैडिंग थोड़ा बम्प अप करके इसे 5 या 6 कर देता हूँ और मैं यहाँ पर मार्जिन टॉप 1 रैम अप्लाई करता हूँ। इसे सेव करके मैं यहाँ पर रिलोड करूँगा तो देखोगे कि वो मार्जिन टॉप दिखाई दे रहा है, इसलिए थोड़ा स्पेस यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्जिन टॉप लेफ़्ट वगैरह में अलग अलग बार बार इसे अप्लाई कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं इसे एक लाइन में भी अप्लाई कर सकता हूँ, तो वो मैं यहाँ पर दे देता हूँ मार्जिन टॉप तो 1 रैम और लेफ़्ट ऑटो और राइट ऑटो ऑफ कोर्स दे रहे हैं और बॉटम 0 है तो मैं 0 दे देता हूँ। तो यहाँ पर अभी इस शॉर्ट फॉर्म में ये टॉप है, ये लेफ़्ट राइट है और ये बॉटम है, राइट। तो अभी मैं इनको प्रॉपर्टीज़ को मैं डिलीट कर सकता हूँ अभी यहाँ पर से, बिकॉज मैं इन्हें यहाँ पर एक लाइन में यहाँ पर इसे लिख रहा हूँ। और बटन को यहाँ पर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक की भी ज़रूरत नहीं, तो मैं इसे भी यहाँ पर से डिलीट कर देता हूँ। ऑलराइट, तो अब ऑलमोस्ट हमने इसे यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पोस्ट कोड लिखा हुआ है, वो चाहे तो हम लोग यहाँ पर इजीली यहाँ पर इधर लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है मैं फॉर्म के ऊपर यहाँ पर मैं एक स्पैन क्रिएट करता हूँ और इसका नाम मैं देता हूँ पोस्ट। इसे सेव करके मैं यहाँ पर रिलोड करता हूँ, देखते हो कहाँ दिखाई दे रहा है। ग्रेट। सो अभी इस पोस्ट को मुझे हीरो रैपर के अंदर यहाँ पर इसे देना, हीरो रैपर के अंदर मैं उस स्पैन को सिलेक्ट करता हूँ और इसे मैं दे देता हूँ मार्जिन लेफ़्ट 1 रैम, राइट। और इसे यहाँ पर मैं रिलोड करता हूँ, 5 दे देता हूँ, इसे सेव करता हूँ, यहाँ रिलोड। ग्रेट। और मैं इसे मार्जिन बॉटम 1 रैम दे देता हूँ, सेव, रिलोड। ओके, और यहाँ पर मार्जिन बॉटम अप्लाई नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि स्पैन जो है एक इनलाइन लेवल एलिमेंट है, तो किसी भी इनलाइन लेवल एलिमेंट में मार्जिन टॉप या बॉटम अप्लाई नहीं होगा। लेफ़्ट या राइट अप्लाई होगा पर टॉप या बॉटम अप्लाई नहीं होगा। तो मार्जिन बॉटम मुझे देने के लिए मैं इसे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक बना देता हूँ। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक मैं यहाँ पर इसे बना देता हूँ, इसे सेव करता हूँ, यहाँ पर आके रीलोड। और राइट, आप देख सकते हैं मार्जिन बॉटम यहाँ अप्लाई हो रहा है, तो मैं इसे काफ़ी छोटा कर देता हूँ। ग्रेट। तो और इसे मैं और छोटा इसे कर देता हूँ 5 रैम। ओके कूल। अभी फाइनल प्रोजेक्ट में ये भाई एडर सेक्शन यहाँ पर बन चुका है। तो अभी यहाँ पर इन 3 अलग अलग कॉलम्स को यहाँ पर बनाना है। तो उसके लिए इस सेक्शन के अंदर मैं यहाँ पर एक और सेक्शन क्रिएट करता हूँ और इस सेक्शन के अंदर मैं डिव बनाऊँगा, ऑलराइट, जिसका मैं क्लास दे देता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट आइटम, राइट। और इस सेक्शन को मैं दे देता हूँ
क्लास प्रोडक्ट, और इसके अंदर मैं एक इमेज टैग क्रिएट करता हूँ और इसे मैं food1 का इमेज दे देता हूँ और यहाँ पर h2 दे देता हूँ जिसको मैं एक क्लास दे देता हूँ प्रोडक्ट हेडिंग, food1 करके इसे मैं नाम दे देता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ लोरेम इप्सम टेक्स्ट डाल देता हूँ और इस div को मैं कॉपी करके यहाँ 2 बार पेस्ट कर देता हूँ और इमेज का नाम मैं 2 दे देता हूँ, यहाँ पर मैं 3 दे देता हूँ और जो सेव करके मैं यहाँ पर रीलोड करूँगा तो अब देखें कि यह काफ़ी वियर्ड दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, तो लेकिन फ़िलहाल HTML मार्कअप यहाँ रेडी है और इसे CSS अभी अप्लाई करना बाकी है। तो उसे अप्लाई करने के लिए custom.css को ओपन करता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट आइटम को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं एक कमेंट क्रिएट करता हूँ प्रोडक्ट सेक्शन। ऑलराइट, और मैं इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं विड्थ दे देता हूँ 80%, मार्जिन लेफ़्ट ऑटो, मार्जिन राइट ऑटो इसे दे देता हूँ। ऑलराइट, और हर एक मैं प्रोडक्ट लिस्ट आइटम को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं फ्लोट लेफ़्ट दे देता हूँ। ऑलराइट, ताकि ये एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक होने के बजाय एक दूसरे के साइड बाय साइड वो दिखाई दे। तो उसे फ्लोट करने के बाद मैं सेव करके यहाँ इसे रीलोड करता हूँ तो देखोगे कि वो फ्लोट हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो फुल विड्थ है इसलिए वो साइड बाय साइड नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसे साइड बाय साइड दिखाने के लिए मैं फ्लोट लिस्ट आइटम को विड्थ दे देता हूँ मैं 33.33% और इसे सेव करके मैं इधर रीलोड करूँगा तो आप देख सकते हैं कि वो एग्जैक्टली 30% विड्थ यहाँ पर वो ऑक्यूपाई कर रहा है। ग्रेट, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि ये food1 का जो इमेज है वो लीड आउट होके अलग जगह पे भी जा रहा है। तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर टॉप में मैं एक सेक्शन बनाता हूँ यूटिलिटी क्लासेस और इसे मैं यहाँ पर एक क्लास का नाम देता हूँ इमेज रिस्पॉन्सिव और ये प्रॉपर्टी होगा मैक्स विद 100%। यूटिलिटी क्लासेस का मतलब ये है कि ये सिलेक्टेड क्लासेस जो है कहीं पर भी अप्लाई हो सकते हैं और उसका बहुत एक स्पेसिफिक काम है। जैसे इस क्लास का काम ये है कि वो किसी भी इमेज को मैक्स विद 100% उस पर दे देता है ताकि वो इस तरीके से ब्लीड आउट ना हुए। ऑलराइट, तो अभी इस इमेज रिस्पॉन्सिव क्लास को मुझे इस इमेज को देना होगा और यही सेम क्लास मैं इस प्रोडक्ट को दूंगा और यहाँ पर भी दे देता हूँ। इसे सेव करता हूँ, यहाँ पर आके रीलोड, तो आप देख सकते हैं कि वो ब्लीड आउट जो हो रहा था अब वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। लेकिन इस बीच में काफ़ी स्पेसेस नहीं है, तो उन स्पेसेस को देने के लिए मैं प्रोडक्ट लिस्ट आइटम में मार्जिन लेफ़्ट दे देता हूँ 2 rem और इसे सेव करता हूँ। यहाँ पर आके रीलोड, तो आप देख सकते हैं कि वो स्पेस की वजह से जो थर्ड कॉलम है वो नीचे दिखाई दे रहा है। तो मैंने टेक्स्ट यहाँ चेंज नहीं किया है शायद, तो मैं टेक्स्ट को यहाँ पर इसे इसे 2 और इसे यहाँ पर 3 दे देता हूँ। और तो इसे उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट आइटम में यहाँ सेलेक्ट करूँगा फर्स्ट ऑफ टाइप वो सिलेक्टर है जो कि इस पेरेंट सेलेक्टर में, मतलब इस प्रोडक्ट के अंदर जो प्रोडक्ट लिस्ट है सबसे पहला वाला जो है
उसे सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर मैं मार्जिन लेफ़्ट 0 दे देता हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि पहले वाले को मार्जिन लेफ़्ट अप्लाई हो। राइट, तो भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इस मार्जिन को थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूँ। इंस्टेड ऑफ 2 रेम में 1 रेम करता हूँ, तो भी वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी मैं इसको और कम कर देता हूँ, 0.5 रेम करता हूँ। इसे देखने के लिए मैं यहाँ पर इसे होवर करता हूँ और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है इसमें, जिसकी वजह से ये नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट रो में आ जा रहा है। तो यहाँ पर मैं इसका विड्थ जो है, ओके, सो इसका विड्थ मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। इसे 33 की बजाय मैं 32 कर देता हूँ। इसे सेव करता हूँ, यहाँ पर आके रीलोड, तो आप देख सकते हैं कि वो 3 कॉलम यहाँ पर ऑक्यूपाई कर रहा है। तो यहाँ पर मैं इसे प्रोडक्ट में मैं मार्जिन टॉप दे करके मार्जिन टॉप 3 रेम दे देता हूँ। इसे सेव करता हूँ और रीलोड, तो आप देख सकते हैं कि वो ऊपर थोड़ा स्पेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ग्रेट, तो यहाँ पर ऊपर स्पेस से दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं इस कॉलम को रिड्यूस करूँगा साइज, आप देख सकते हैं रिस्पॉन्सिव है नहीं। तो इसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मैं एक मीडिया क्वेरीज दे देता हूँ, ताकि एट 700 पिक्सल के विड्थ में ये 3 कॉलम की बजाय एक कॉलम बन जाए। ऑलराइट, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक मीडिया क्वेरी लिखता हूँ, एट स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ में दे देता हूँ 700 पिक्सल्स, और प्रोडक्ट लिस्ट आइटम का जो विड्थ है, ऑलराइट, प्रोडक्ट लिस्ट आइटम का जो इसका जो विड्थ है यहाँ पर मैं इसे दे देता हूँ 100%, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि वो एक के ऊपर पाइल अप हुए। और इस फ्लोट को मैं यहाँ पर इसे नन दे देता हूँ। ऑलराइट, और इसे सेव करके मैं यहाँ पर रीलोड करूँगा और 700 कॉलम रिड्यूस करूँगा, तो अब देखोगे कि इंस्टेड 3 कॉलम की बजाय वो अभी एक एक कॉलम में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ग्रेट, तो ये रहा आपका पहला प्रोजेक्ट जो हमने क्रिएट किया यूजिंग HTML एंड CSS। गुड लक गाइस, आप इसको और बेटर कर सकते हैं और अलग अलग CSS आप यहाँ बटन क्रिएट कर सकते हैं। बटन पे क्लिक करने पर वो ईच इंडिविजुअल फूड आइटम के पेजेस पे चले जाएं, या फिर आप और काफ़ी सारे एनिमेशंस वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं जब वो लोड हो रहा है तब। ऑलराइट गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा, और आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मुझे बताइए कि आपको आगे और को किस तरह के ट्यूटोरियल्स देखना है, कौन से टॉपिक पे ट्यूटोरियल्स देखना है। और ठीक है गाइस, मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलता हूँ। बाय।